तेजी मोला की करुण गाथा। बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे खेतों, कच्ची पगडंडियों और बहती नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक सौदागर रहता था। उसका घर मिट्टी और खपरेल का था, पर घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। कारण था उसकी मेहनत और उसका ईमान। सौदागर की 2 शादियां हुई थीं। पहली पत्नी बहुत ही सुलझी हुई, दयालु और ममतामयी स्त्री थी। उसी से उसे एक बेटी हुई, तेजी। गांव में लोग कहते थे कि इतनी प्यारी और संस्कारी बच्ची उन्होंने कभी नहीं देखी। तेजी की आंखों में मासूमियत थी और चेहरे पर हर समय हल्की सी मुस्कान। तेजी की मां अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा चाहती थी। सुबह उठते ही वह उसे नहलाती, उसके बाल संवारती और प्यार से खाना खिलाती। तेजी की हंसी से पूरा आंगन गूंज उठता था। सौदागर जब व्यापार से लौटता तो पत्नी और बेटी को एक साथ देख उसका सारा थकान मिट जाता। लेकिन एक दिन अचानक तेजी की मां बहुत बीमार पड़ गई। तब तेजी बहुत छोटी थी। कई दिनों तक तेज बुखार रहा। गांव के वैद्य आए, जड़ी बूटियां दी गईं, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात तेजी की मां ने अपनी आखिरी सांस ली। उस दिन घर में सन्नाटा छा गया। तेजी मां के पास बैठी रोती रही, उसे हिलाती रही, लेकिन मां की आंखें कभी नहीं खुली। सौदागर पहली बार सबके सामने फूट फूट कर रोया। समय बीतता गया। बेटी की परवरिश के लिए समाज के दबाव में सौदागर ने दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी बाहर से बहुत मीठी थी, मुस्कान ऐसी कि कोई शक न करे, लेकिन उसके दिल में तेजी के लिए सिर्फ जलन और ईर्ष्या थी। उसे यह बात चुभती थी कि सौदागर की सारी दुनिया उसकी बेटी के इर्द गिर्द घूमती है। उसकी कोई संतान नहीं थी और इसी कारण वह तेजी से नफरत करने लगी। शुरुआत में वह सबके सामने तेजी को गले लगाती, सिर पर हाथ फेरती और कहती, ये मेरी भी बेटी है। लेकिन जब घर में कोई नहीं होता तब वही औरत तेजी से कठोर शब्दों में बात करती। काम ठीक से नहीं कर सकती क्या? हर समय सुस्ती क्यों रहती है? तेजी सब कुछ चुपचाप सहती रही। उसे लगता था शायद यही मां का स्वभाव होता है। सौदागर व्यापार के सिलसिले में अक्सर बाहर जाता था। जब वह घर पर होता तब सब कुछ ठीक रहता, लेकिन जैसे ही वह बाहर जाता घर में अंधेरा छा जाता। धीरे धीरे तेजी बड़ी होने लगी। 13 साल की उम्र में भी वह बच्चों जैसी मासूम थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। यहीं से शुरू होती है उसकी दर्द भरी कहानी। उस दिन सुबह से ही तेजी का मन भारी था। आंगन में बैठी वह बार बार अपने पिता को देख रही थी। सौदागर यात्रा की तैयारी कर रहा था। कपड़े बांधे जा चुके थे, सामान तैयार था। यह सफर छोटा नहीं था, वह कई महीनों के लिए बाहर जाने वाला था। तेजी धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। पिताजी, आप कब लौटोगे? उसने धीमी आवाज में पूछा। सौदागर ने बेटी को पास बिठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा। जल्दी लौटूंगा बेटी, तू डरना मत। मगर पिता के शब्दों में भी अनकही चिंता छुपी थी। उसने अपनी दूसरी पत्नी की ओर देखा और कहा, मैं बाहर रहूंगा, मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे कोई तकलीफ ना हो। औरत ने बनावटी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, तेजी मेरी बेटी जैसी ही है। तेजी यह सब सुन रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे उस मुस्कान से डर लगता था, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई। थोड़ी देर बाद सौदागर नदी के घाट की ओर चल पड़ा। तेजी भी उसके साथ साथ चली। रास्ते भर वह चुप रही। जब नाव खुली तो तेजी की आंखों से आंसू बह निकले। जल्दी आना पिताजी, उसने कांपती आवाज में कहा। नाव धीरे धीरे दूर होती गई। तेजी वहीं खड़ी रही जब तक नाव आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसे नहीं पता था कि पिता के जाते ही उसकी जिंदगी किस मोड़ पर जाने वाली है। घर लौटते ही माहौल बदल गया। सौतेली मां की आवाज गूंज उठी। कहां मर गई थी? इतना काम पड़ा है, जाकर तालाब से पानी ला। तेजी बिना कुछ कहे कलश उठाकर चल दी। लौटते ही फिर आवाज आई, बर्तन पड़े हैं, झाड़ू लगा, खाना बना। उस दिन से तेजी की सुबह काम से शुरू होती और रात थकान में खत्म होती। उसे ठीक से खाने को नहीं मिलता, कपड़े फटे रहते, छोटी सी गलती पर मार पड़ती। कई रातें वह भूखी सोई। कई बार तकिए में मुंह दबाकर चुपचाप रोई ताकि कोई उसकी आवाज न सुन ले। उसे हर पल पिता की याद आती। वह आसमान की ओर देखकर सोचती, काश पिताजी जल्दी लौट आए। लेकिन दिन बीतते गए और जुल्म बढ़ता गया। तेजी की मासूम हंसी कहीं खो गई। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर और इंतजार था। और इसी इंतजार के बीच
एक दिन गांव में शादी की खबर आई। गांव में उस दिन कुछ अलग सी चहल पहल थी। ढोलक की आवाज दूर से ही सुनाई दे रही थी। रंग बिरंगे झंडे और आम के पत्तों से सजे दरवाजे बता रहे थे कि किसी के घर शादी है। यह शादी तेजी की सहेली के घर थी, वही सहेली जो अक्सर उसके आंसू पोंछती थी। तेजी के मन में बरसों बाद थोड़ी सी खुशी ने जन्म लिया। उसने सोचा कुछ देर के लिए ही सही, वह भी हंसी देख पाएगी, गीत सुन पाएगी। उसकी आंखों में चमक आ गई। जब उसने सौतेली मां से शादी में जाने की बात कही तो औरत कुछ पल चुप रही। फिर अचानक उसके चेहरे पर झूठा प्यार उतर आया। जा बेटी, क्यों नहीं जाएगी? शादी है, अच्छे कपड़े पहनकर जाना, उसने मीठी आवाज में कहा। तेजी को यह सुनकर हैरानी हुई। आज पहली बार सौतेली मां इतनी नरमी से बोल रही थी। वह उसके पास गई। औरत ने संदूक खोला, एक एक कर कीमती कपड़े निकाले। फिर सबसे नीचे से एक बहुत सुंदर कपड़ा निकाला, नया, चमकीला, रेशमी। यह पहनकर जाना, उसने कहा, लेकिन अभी मत पहनना, वहां जाकर पहनना, नहीं तो रास्ते में गंदा हो जाएगा। तेजी खुशी से भर गई। उसने कपड़े को माथे से लगाया और गठरी बनाकर संभाल लिया। उसे क्या पता था कि उसी कपड़े में उसकी तकदीर का जहर छुपा है। तेजी के जाते ही सौतेली मां ने ठंडी हंसी हंसी। उसी कपड़े की तहों में उसने एक जिंदा चूहा और जलता हुआ कोयले का अंगार छुपा दिया था। शादी में पहुंचकर तेजी एक कोने में बैठ गई। जब गीत शुरू हुए तब उसने कपड़े बदलने के लिए गठरी खोली। अचानक उसमें से एक चूहा कूदकर भागा। कपड़ों में जलने की बदबू थी, कई जगह छेद हो चुके थे। तेजी की सांस अटक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सिसकने लगी। उसकी सहेली दौड़कर आई, सब समझ गई। उसने तेजी को गले लगाया और अपने कपड़े पहनाए। रो मत, उसने कहा, तू मेरी बहन जैसी है। तेजी ने किसी को कुछ नहीं बताया। वह जानती थी घर जाकर क्या होगा। शाम ढलते ही वह चुपचाप घर लौट आई। घर में कदम रखते ही सौतेली मां की आवाज आई, आ गई मेरी राजकुमारी, जरा कपड़ा दिखाना तो। तेजी डर से कांपने लगी। जैसे ही कपड़ा खोला गया, जले हुए निशान देखकर औरत का चेहरा स्याह हो गया। इतना महंगा कपड़ा बर्बाद कर दिया। चिल्लाते हुए उसने तेजी पर हाथ उठा दिया। मार के बाद उसने जो कहा वह आने वाले तूफान की शुरुआत थी। अब ढेकी पर धान कूट, आज तुझे सबक सिखाऊंगी। तेजी की आंखों में डर जम गया। उसे नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे आखिरी रात बनने वाली है। रात गहरी हो चुकी थी। आंगन में सन्नाटा पसरा था। दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी और चूल्हे की बुझी राख से हल्की सी धुआं उठ रही थी। तेजी सहमी हुई ढेकी के पास खड़ी थी। उसके मन में डर था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकी। सौतेली मां ने कठोर आवाज में कहा, धान डाल। तेजी ने कांपते हाथों से धान उठाया और ढेकी में डालने लगी। उसकी आंखें बार बार ऊपर उठती जैसे कोई बचा ले, लेकिन वहां कोई नहीं था। ध्यान से डाल, औरत ने कहा, और अगले ही पल उसने ढेकी को जोर से गिरा दिया। तेजी की चीख निकल गई। दर्द असहनीय था। वह रो पड़ी, मां, दर्द हो रहा है। चुप, औरत ने डांटा। एक हाथ में ही तो लगा है, दूसरा हाथ है ना। तेजी ने रोते हुए दूसरा हाथ बढ़ाया। फिर वही हुआ। ढेकी फिर गिरी। दर्द ने उसकी सांसें रोक दी। वह जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसे उठाकर फिर खड़ा कर दिया गया। अब पैर से डाल, वह बोली। तेजी की आंखों में अब सिर्फ भय था। उसने कांपते पैर से धान डाला। ढेकी फिर गिरी। उसके होंठ नीले पड़ गए। दूसरा पैर भी है। औरत की आवाज पत्थर जैसी थी। एक एक कर तेजी की ताकत टूटती चली गई। वह अब रो भी नहीं पा रही थी। उसकी आवाज गले में ही अटक गई थी। अंत में औरत ने कहा, सर से डाल। तेजी ने आसमान की ओर एक बार देखा। उसकी आंखों में अपने पिता की तस्वीर तैर गई। होंठ हिले, पिताजी। और फिर ढेकी गिरी। आंगन में सन्नाटा छा गया। चांद बादलों में छुप गया। तेजी अब न हिली न बोली। सौतेली मां कुछ पल तक उसे देखती रही। फिर उसने उसे घसीटा और घर के पीछे ले गई। वहां पहले से खोदे गड्ढे में उसे दफना दिया। मिट्टी बराबर कर दी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन धरती ने उस मासूम को यूं ही नहीं दबाया। उसी जगह कुछ दिनों में एक नन्हा सा पौधा उगाया। वह तेजी की चुप चीख थी, जो अब धरती के सीने से फूटने वाली थी। तेजी को दफनाए हुए कई दिन बीत चुके थे। घर के पीछे का वह कोना अब पहले जैसा नहीं रहा। जहां मिट्टी पलटी गई थी, अंदर सी लौकी उगाई, देखने में बिल्कुल सामान्य,
लेकिन उसमें तेजी की दबी हुई आत्मा सांस ले रही थी। सौतेली माँ कभी उस तरफ नहीं जाती थी, जैसे उसे डर लगता हो। गांव वालों के पूछने पर वह हर बार यही कहती, तेजी अपनी सहेली के घर गई है, लौट आएगी। एक दिन गांव में एक बूढ़ी भिखारिन आई। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में भूख। वह घर घर जाकर खाने की भीख मांग रही थी। जब वह सौदागर के घर पहुंची तो बोली, बिटिया कुछ खाने को दे दो। सौतेली माँ ने रूखे स्वर में कहा, यहां कुछ नहीं है, आगे बढ़ो। भिखारिन की नजर घर के पीछे उगी लौकी पर पड़ी। उसने उंगली से इशारा किया तो माँ उसी बेल से एक लौकी तोड़ दे। औरत झुंझला गई, बोली, मैं खुद कई दिनों से लौकी नहीं खाई, तुझे कहां से दूं? दिख रही है तो खुद तोड़ ले। भिखारिन धीरे धीरे उस बेल की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने लौकी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक एक करुण आवाज गूंजी, दादी मुझे मत तोड़ो, मुझे मत छुओ। मेरी सौतेली माँ ने एक कपड़े के लिए मुझे ढेकी में कूट कूट कर मार डाला। मैं तेजी हूं। भिखारिन के हाथ कांपने लगे। वह घबरा गई। उसे लगा कोई आत्मा बोल रही है। वह वहीं से पीछे हट्टी और डर के मारे भागने लगी। भागते भागते वह चिल्लाती रही, उस घर में मत जाना, वहां लौकी नहीं, किसी मासूम की आत्मा है। उसकी आवाज सुनकर सौतेली मां सन्न रह गई। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह पहली बार उस जगह गई जहां तेजी को दफनाया था। लौकी की बेल लहलहा रही थी। उसके मन में डर और गुस्सा दोनों उमड़ पड़े। यह सच में वही है, उसने बुदबुदाया। रात के अंधेरे में उसने उस लौकी की बेल को उखाड़ा और दूर खेत में फेंक आई। लेकिन तेजी की आत्मा को कोई मिटा नहीं सका। जहां में सौतेली मां ने रात के अंधेरे में लौकी की बेल फेंकी थी, वहां कुछ ही दिनों में एक नया जीवन उगाया। एक नींबू का नन्हा सा पौधा, और देखते देखते वह एक छोटा सा नींबू का पेड़ बन गया। उस पेड़ पर ढेरों नींबू लगे थे, चमकते हुए, रसीले। दूर से देखने पर लगता था जैसे किसी ने पीले दीप जला दिए हों। एक दोपहर गांव के कुछ बच्चे उस खेत के पास गाय चरा रहे थे। धूप तेज थी, प्यास भी लग रही थी। बच्चों की नजर नींबू के पेड़ पर पड़ी तो उनके मुंह में पानी आ गया। चलो एक एक नींबू तोड़ लेते हैं, एक बच्चे ने कहा। दूसरे ने कहा, पहले पूछ लेते हैं कहीं किसी का तो नहीं। वे सब सौदागर के घर पहुंचे और सौतेली मां से बोले, मां खेत में नींबू का पेड़ है, हम एक एक नींबू तोड़ लें। औरत ने झूठी अनजान बनते हुए कहा, मैंने तो कोई नींबू का पेड़ नहीं देखा, अगर दिख रहा है तो तोड़ लो। बच्चे खुशी खुशी खेत की ओर दौड़े। जैसे ही एक बच्चे ने नींबू तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक नींबू कांप उठा। फिर उसी नींबू से एक करुण, जानी पहचानी आवाज निकली, मेरे भाइयों मुझे मत तोड़ो, मुझे मत छुओ। मेरी सौतेली मां ने एक कपड़े के लिए मुझे ढेकी में कूट कूट कर मार डाला। मैं तेजी हूं। बच्चों की आंखें फैल गईं। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी ने चीख मारी, किसी के मुंह से आवाज तक नहीं। सब बच्चे डर के मारे भाग खड़े हुए। घर जाकर उन्होंने हांफते हुए सौतेली मां से कहा, हमें नींबू नहीं चाहिए, उस पेड़ में कोई देव या आत्मा है। वह तेजी बोल रही थी। औरत का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। वह भागकर खेत पहुंची। वही जगह, वही मिट्टी, जहां उसने लौकी की बेल फेंकी थी। उसे अब यकीन हो गया, ये तेजी ही है। उस रात उसने किसी को बताए बिना नींबू के पेड़ को काटा और टुकड़ों में नदी में बहा दिया। लहरों के साथ बहता हुआ वह पेड़ बहुत दूर तक गया। लेकिन तेजी की आत्मा अब नदी की धारा से भी आगे जाने वाली थी। नींबू के पेड़ के टुकड़े बहते बहते नदी की धारा में दूर निकल गए। उन्हीं टुकड़ों में से एक भारी टहनी नदी के मोड़ पर अटक गई। वहीं कुछ ही दिनों में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। पानी के ऊपर एक विशाल, कोमल और सुगंधित कमल खिल उठा। कमल ऐसा था कि जो भी देखता ठिठक जाता। उसकी पंखुड़ियों में अजीब सी चमक थी, मानो किसी की आत्मा उसमें सांस ले रही हो। नाविक जब उधर से गुजरते तो कहते, यह साधारण फूल नहीं है। कई महीनों बाद उसी नदी के रास्ते से सौदागर अपने व्यापार से लौट रहा था। उसके मन में बस एक ही चाह थी, अपनी बेटी तेजी को देखना। रास्ता लंबा था, थकान बहुत थी, पर घर पहुंचने की आस उसे संभाले हुए थी। नदी के मोड़ पर उसकी नजर उस कमल पर पड़ी। सौदागर ठहर गया। उसकी आंखें भर आईं, बिना जाने क्यों। नाविक, उसने कहा, वह कमल तोड़ लाओ, मेरी बेटी को फूल बहुत पसंद है। नाविक जैसे ही कमल के पास पहुंचा और हाथ बढ़ाया, अचानक कमल से करुण आवाज निकली, मुझे मत छुओ, मुझे मत तोड़ो,
मेरी सौतेली माँ ने एक कपड़े के लिए मुझे ढेकी में कूट कूट कर मार डाला। मैं तेजी हूं। नाविक घबरा गया। उसके हाथ कांपने लगे। वह पीछे हट गया और सारी बात सौदागर को बता दी। सौदागर का दिल जोर से धड़कने लगा। एक फूल कैसे बोल सकता है, उसने कहा और खुद नाव से उतर पड़ा। वह कमल के पास गया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, वही आवाज फिर गूंजी, पिताजी, मुझे मत तोड़ो, मैं आपकी तेजी हूं। सौदागर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे सब समझ में आ गया, अपनी पत्नी का स्वभाव, बेटी का डर और उसकी लंबी अनुपस्थिति का अंजाम। उसने कांपते हाथों से एक सुपारी और एक लड्डू निकाला। बोला, अगर तुम मेरी तेजी हो तो सुपारी खाना, अगर कोई और हो तो लड्डू। कमल की पंखुड़ियां हिली। उसी फूल से एक मैना चिड़िया निकली और सीधे सुपारी पर चोंच मारी। सौदागर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने मैना को स्नेह से उठाया और बोला, मेरी बेटी जिंदा है, किसी रूप में। वह मैना को पिंजरे में रखकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने पूछा, तेजी कहाँ है? औरत घबरा गई। पहले वही पुराना झूठ बोला, वह सहेली के घर है। लेकिन सौदागर की आंखों में आज आग थी। सख्ती से पूछने पर वह टूट गई और सब सच उगल दिया। मैंने उसे मार डाला। सौदागर का क्रोध फूट पड़ा। उसने उसी क्षण औरत को घर से निकाल दिया। सौदागर उस रात सो नहीं पाया। उसका मन अपनी बेटी की यादों से भरा हुआ था। उसकी हंसी, उसकी मासूम बातें और वह डर जो शायद उसने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। पिंजरे में बंद मैना चुपचाप बैठी थी, जैसे सब कुछ जानती हो। सुबह होते ही सौदागर ने पिंजरा खोला। उसने मैना को अपने दोनों हाथों में थामा। उसकी आंखों में आंसू थे। अगर तुम सच में मेरी तेजी हो, उसने भारी आवाज में कहा, तो यह गमछा ओढ़कर अपने असली रूप में आ जाओ। उसने अपना गमछा मैना पर डाल दिया। एक पल के लिए हवा थम गई, फिर हल्की सी रोशनी फैली। मैना फड़फड़ाई और देखते ही देखते एक इंसानी रूप उभर आया। वह तेजी थी, वैसी ही जैसी वह यादों में थी। मासूम चेहरा, नम आंखें और कांपते होंठ। पिताजी, वह फूट पड़ी। सौदागर ने उसे सीने से लगा लिया। दोनों देर तक रोते रहे। वह आंगन जो वर्षों से सूना था, फिर से सांस लेने लगा। तेजी ने पिता को सारी सच्चाई बताई। हर मार, हर भूखी रात, हर अपमान। सौदागर का सिर शर्म से झुक गया। उसने गांव वालों को बुलाया और सबके सामने ऐलान किया, जिस औरत ने मेरी बेटी पर अत्याचार किया, वह अब इस घर की नहीं रही। सौतेली मां को गांव से निकाल दिया गया। उसे कभी किसी ने नहीं देखा। तेजी फिर से जीवन की ओर लौटी। उसे पढ़ाया गया, प्यार दिया गया। वह जान गई कि सच्चाई चाहे जितनी दबा दी जाए, एक दिन सामने आ ही जाती है। और इस तरह एक मासूम बच्ची की आत्मा ने अन्याय को हराया और अपने पिता से फिर मिल गई। यह कहानी सिर्फ तेजी की नहीं, यह हर उस बच्चे की है जिसकी आवाज दबा दी जाती है। संदेश, सच्चाई को मिटाया नहीं जा सकता। वह कभी फूल बनकर, कभी पक्षी बनकर और कभी इंसान बनकर लौट आती है। दोस्तों, अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो, कमेंट में जरूर बताएं कैसी लगी तेजी की कहानी। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट में हाइप जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।